हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एटॉमिक मॉडल्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे और अभी तक हम लोग 3 एटॉमिक मॉडल्स के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसमें से पहला का नाम है डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, जो हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा का नाम है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जिसको रेजिन पडिंग मॉडल या तो पाम पडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा जो हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है, जिसका नाम है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जो कि रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया है और इसको न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो अगला एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया गया वह दिया गया नील्स बोर के द्वारा, जिसको बोर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना जाता है। और इस मॉडल में रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का जितने भी ड्रॉबैक्स था, लिमिटेशन था, कमियां था, सभी को जो है सो सॉल्व किया गया। और किस तरह से सॉल्व किया गया तो हम लोग जब पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल तो पता चल जाएगा। तो देखते हैं कि बोर्स एटॉमिक मॉडल के द्वारा कौन कौन से पॉइंट्स यानी कि एटम की संरचना के बारे में बताया गया। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला जो बोर्स एटॉमिक मॉडल का पॉइंट है कि एटम जो है सो स्फेरिकल शेप का होता है। एटम किस शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। और यह जो स्फेरिकल शेप है यह हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल में नहीं, सभी एटॉमिक मॉडल्स में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल से ही यह बताया जा रहा है कि जितने भी एटम्स होते हैं सबका शेप स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट बताया गया कि एटम के सेंटर यानी केंद्र, या जो स्फेरिकल शेप है एटम का, उसके केंद्र यानी सेंटर में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन यह ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियस में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं। अब माइंड में यह सवाल आ रहा होगा कि सर अगर न्यूक्लियस में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं तो फिर न्यूक्लियस में हम लोग पॉजिटिव साइन क्यों दिखाते हैं? अगर कोई दूसरा पार्टिकल्स होता तो इसका साइन चेंज होना चाहिए। हाँ, यह क्वेश्चन सही है, लेकिन इसमें जो दूसरा पार्टिकल होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, वह न्यूट्रल होता है। समझते हैं इसको इस तरह से कि न्यूक्लियस में 2 चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एक का नाम है प्रोटॉन, जो कि हम लोग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बोल रहे हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बोल रहे हैं, वह क्या है तो आपका प्रोटॉन कहलाता है। जबकि दूसरा जो पार्टिकल्स है उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन। और यह जो चार्ज पार्टिकल है यह न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल यानी कि जीरो चार्ज। जीरो चार्ज यानी कहने मतलब क्या? कोई भी चार्ज नहीं, ना ही प्लस चार्ज और ना ही माइनस चार्ज। अब देखो, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो है, तो दोनों को अगर हम लोग सम करके निकालें तो सिर्फ क्या बचेगा? पॉजिटिव बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस पर ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव शो करते हैं, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और आपका जो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स है, दोनों का अगर सम्मिलित करते हैं तो ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव ही आता है। तो यह ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियस एक चार्ज पार्टिकल से मिलकर नहीं बना है, वहां पर 2 चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें से पहला चार्ज पार्टिकल्स का नाम प्रोटॉन होता है और दूसरा जो पार्टिकल है उसको न्यूट्रॉन कहते हैं। और उसमें चार्ज जो है सो जीरो होता है, या तो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। या तो दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों एक सर्कुलर पाथ है। न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरह से एक सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट करते हैं। इस सर्कुलर पाथ को क्या करते हैं? ऑर्बिट करते हैं। अब इस ऑर्बिट पे या तो सर्कुलर पाथ में क्या होता है, क्या रहता है, कौन सा चार्ज पार्टिकल रहता है? तो न्यूक्लियस के चारों ओर यह जो सर्कुलर पाथ है, गोलाकार रास्ता है, इसमें जो है सो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है सो घूमते रहते हैं, स्टेडी नहीं रहते, स्थिर नहीं रहते, वो हमेशा रोटेट करते रहते हैं। कि यह जो सर्कुलर पाथ है उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, तो इसका क्या काम है कि इलेक्ट्रॉन, जिसको नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स बोल रहे हैं, वह न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ जिसको ऑर्बिट करते हैं, वह जो है सो घूमता रहता है ताकि एटम के स्टेबिलिटी को बनाया रख सके। अब यह जो है इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही सर्कुलर पाथ में रोटेट नहीं करता है, वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ या तो अलग-अलग सर्कुलर पाथ में भी रोटेट करते हैं। क्योंकि
क्योंकि हम लोग देखे होंगे आवर्त सारणी में, दैट मींस पीरियोडिक टेबल में, कि 118 से भी ज्यादा एलिमेंट्स का वहां पर नाम लिखा जा चुका है, यानी आविष्कार हो चुका है। और सभी में इलेक्ट्रॉन का संख्या अलग अलग होता है, सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी एटम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होती है। तो इलेक्ट्रॉन को जो संख्या अलग होती है, वह इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट में नहीं रहते, वह अलग अलग ऑर्बिट में रहते हैं। वह डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी कितना है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितना है। तो अलग अलग जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट को एनर्जी लेवल के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग जो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स होंगे, उनको एनर्जी लेवल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग ऑर्बिट का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है और वह डिपेंड करेगा कि किस इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी लेवल है, तो उस ऑर्बिट में रखा जाएगा। और प्रत्येक ऑर्बिट का नामकरण भी किया गया है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट को ए के नाम से जाना जाता है, या तो दूसरे को एल, तीसरे को एम, चौथे को एन, इसी तरह से ओ, पी, क्यू, इस तरह से। या तो सिंपली इसका नामकरण इस तरह से भी किया गया है कि फर्स्ट ऑर्बिट को फर्स्ट ऑर्बिट 1 से इंडिकेट करते हैं, सेकंड ऑर्बिट को 2 से इंडिकेट करते हैं, थर्ड ऑर्बिट को 3 से इंडिकेट करते हैं, फोर्थ ऑर्बिट को 4, और इसी तरह से सो ऑन 5 6 7 8 इसी तरह से चलता है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा आइटम है और कितने ऑर्बिट है, उसी तरह से इसका नामकरण कर सकते हैं। यह था आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, तो एक रदरफोर्ड का लिमिटेशन क्या था, लिमिटेशन, वह लिमिटेशन क्या था, वह लिमिटेशन था कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मेरे पास अगर दो तो अपोजिटली चार्ज है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों के बीच में जो है सो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। दोनों के बीच में किस तरह का फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल लगता है। तो आकर्षण बल लगता है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों चार्ज आपस में क्या आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा। इसी तरह से एटम्स में भी होता है कि न्यूक्लियस में चार्ज है पॉजिटिव और उसके चारों ओर घूम रहा है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो दोनों आकर्षित होना चाहिए। अब आकर्षित होगा तो क्या होगा कि दोनों न्यूक्लियस के सामने आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन और आपका पॉजिटिव चार्ज दोनों साथ में हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके बारे में जो है रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका था, तो इसके बारे में एक्सप्लेन कौन किया, बोर्स एक्सप्लेन किया, जिसका नाम है नील्स बोर, टोटल नाम यही एक्सप्लेन किया। किस तरह से एक्सप्लेन किया तो इसको समझते हैं। वह बताया कि जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जिसको इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है, इसका जो है सो इस ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबका एनर्जी फिक्स्ड होता है, वह समय के अनुसार चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का अगर एनर्जी सपोज किए कि E1 है, तो यह E1 एनर्जी इसके लिए फिक्स होगा। अगर सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी E2 है, तो यह एनर्जी लेवल इसके लिए फिक्स होगा। इसी तरह से थर्ड ऑर्बिट के लिए अगर एनर्जी लेवल जो है E3 है, तो इसका एनर्जी फिक्स होगा, यह चेंज नहीं होगा। अब एनर्जी जब चेंज नहीं होगा तो वह ना न्यूक्लियस की तरफ आकर्षित होगा, ना न्यूक्लियस इसकी तरफ आकर्षित होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में घूमता रहता है। दूसरा फिर आंसर दिया गया कि न्यूक्लियस से ऑर्बिट का जो दूरी होता है, न्यूक्लियस से ऑर्बिट का जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, और यह भी फिक्स होता है। डिस्टेंस जो है सो यह भी क्या होता है, फिक्स होता है। अब अगर डिस्टेंस फिक्स है तो यह डिस्टेंस तो कम नहीं होगा, और डिस्टेंस अगर कम नहीं होगा तो ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जा पाएगा और ना ही न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन की तरफ आ पाएगा, जिसके कारण से जो है सो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आपस में आकर्षित नहीं होते हैं। और एनर्जी फिक्स होने के कारण और न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस फिक्स होने के कारण ऑर्बिट्स को स्टेशनरी स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। स्टेशनरी स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अस्थिर अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्यों अस्थिर अवस्था के नाम से जाना जाता है? ये अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। अब जैसे कि अभी मैंने कहा कि सभी ऑर्बिट में जितने भी एनर्जी होते हैं वह फिक्स होता है, उसका दूरी फिक्स होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो है सो एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन जा सकता है। सभी ऑर्बिट में जो एनर्जी लेवल है वह फिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है सो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जंप करके जा सकते हैं और पुनः वहां से वापस आ सकते हैं। अब यह कैसे पॉसिबल है? तो इस तरह से समझते हैं कि सपोज मेरे पास एक एटम है
इसमें जो है सो 3 ऑर्बिट, एक एटम न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और यह हो गया आपका थर्ड ऑर्बिट। और इसमें मान्य किसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस के चार और क्या हो रहा है घूम रहा है। यह तो अभी हम कुछ देर पहले बोले कि इस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होता है, अब फिक्स होगा तो ना एनर्जी वह लॉस करेगा ना एनर्जी गेन करेगा। और फिर मैंने यह भी कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है सो एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट जा सकता है। यह कैसे पॉसिबल? यह पॉसिबल है इस तरह से कि सपोज अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से हम लोग एनर्जी, क्या माने कि इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का पहले से एनर्जी E1, पहले से एनर्जी क्या था E1, और जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी बाहर से दिया गया, जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी बाहर से दिया गया तो यह इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया दूसरा ऑर्बिट में, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया इलेक्ट्रॉन। तो अभी मैंने कहा था कि एक ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होता है, दूसरा ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होता है। इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर से उतना एनर्जी दिया जाए जितना सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी होता है और उसको मैच कर सके, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़कर दूसरा ऑर्बिट में आ सकता है। और जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में आया, इसका मतलब एनर्जी बढ़ गया क्योंकि बाहर से एनर्जी दी, और जिसके कारण से इसका एनर्जी क्या मान ली E2 हो गया। पहले एनर्जी 1 था, जब एनर्जी दिया गया बाहर से तो यह इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा हो गया, जिसके कारण से एनर्जी को क्या मान लिया जनरल टर्म में E2 मान लिया। तो हम लोग कितना एनर्जी दिए इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में पहुंचा, जब इसका एनर्जी में इजाफा हुआ, जब हम लोग बाहर से एनर्जी दिए तो एनर्जी कितना जो है सो इंक्रीज हुआ, इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस करके कि E2 एनर्जी जब सेकेंड ऑर्बिट में गया और E1 एनर्जी पहले से था, तो दोनों में एनर्जी का परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा इंडिकेट कर रहा है चेंज, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है तो चेंज इन एनर्जी। डेल्टा ई मतलब क्या हो गया तो चेंज इन एनर्जी हो गया, कि पहले कितना एनर्जी था और बाद में कितना एनर्जी हुआ और दोनों में कितना परिवर्तन आ गया, यही जो है सबका चेंज इन एनर्जी हुआ। यह तो हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाएगा तब एनर्जी क्या करेगा, अवशोषित करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। दूसरा, अब चूंकि यह इलेक्ट्रॉन को अगर पुनः जाना हो फर्स्ट ऑर्बिट, जो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट आया था, अगर इसी इलेक्ट्रॉन को अगर फिर से जाना हो फर्स्ट ऑर्बिट में, तब क्या करें? तो अभी मैंने बताया था सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होता है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कम होता है। तो अगर सेकेंड ऑर्बिट से इस ऑर्बिट को पुनः जाना है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो जितना ज्यादा एनर्जी है इसके पास उसको क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, तभी जो है यह सेकेंड ऑर्बिट से कहां जा सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट में जा सकता है। तो कितना लॉस करेगा, तो कितना एनर्जी है सेकेंड ऑर्बिट में E2, और अगर यह जाता है फर्स्ट ऑर्बिट में कितना हो जाएगा एनर्जी E1 हो जाएगा। कितना एनर्जी लॉस करेगा, दोनों को घटाएंगे, दोनों को घटाने पर जितना एनर्जी आएगा यही एनर्जी जो है क्या करेगा, यह इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और पुनः सेकेंड ऑर्बिट से कहां पहुंच जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट। तो यह था आपका कुछ पॉइंट्स जो कि बताया गया है इसके द्वारा, नील्स बोर के द्वारा, किस मॉडल में, अपने ही मॉडल में जिसका नाम है बोर्स एटॉमिक मॉडल। और एक बात बताएगा, क्या बताएगा कि चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है सो एक सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ गोलाकार रास्ता में रोटेट कर रहा है, जिसके कारण एक कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। इसको क्या कहते हैं, कोणीय संवेग। और एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कैपिटल L से इंडिकेट करते हैं। और यह क्या होता है, यह गुणनफल होता है लीनियर मोमेंटम का और रेडियस। यह r का इंडिकेट कर रहा है, तो न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, न्यूक्लियस से लेकर फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बीच के दूरी का इंडिकेट कर रहा है। p क्या इंडिकेट कर रहा है, p इंडिकेट कर रहा है लीनियर मोमेंटम का, यानी लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, तो रेखीय संवेग। और यह जो लीनियर मोमेंटम होता है p, यह जो है सब प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, मास और वेलोसिटी का यह गुणनफल होता है। इसका मतलब p बराबर mv पुट करेंगे क्या हो जाएगा, m into v into r। यानी एक फॉर्मूला और हो गया, क्या हो गया कि m इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, m into v into r, कुछ इस तरह से। और बताया गया नील्स बोर के द्वारा
कि यह जो एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr जो है सो मल्टीपल होता है h/2 h/2 के, और यहाँ पर मल्टीपल किसका, तो n, और यह n इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट के संख्या कि किस इलेक्ट्रॉन के कारण यह जो है सो मोमेंटम उत्पन्न हो रहा है, और वह इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मौजूद है। क्या वह फर्स्ट ऑर्बिट में मौजूद है, क्या वह सेकंड में मौजूद है, क्या वह थर्ड में मौजूद है, क्या वह फोर्थ ऑर्बिट में मौजूद है। तो यह था आपका बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें इन सारे चीजों को एक्सप्लेन किया